हेलो, वेलकम टू वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में हम जर्मनी, मेकिंग ऑफ जर्मनी, जैसे इसका टॉपिक है मेकिंग ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ। ठीक है, आप जब अपनी बुक खोलोगे पेज नंबर 19 पर तो आपको मिलेगा मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, है ना। तो हम इसको वन बाई वन लेंगे, जर्मनी को कैसे जर्मनी बना। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं इसको जर्मनी को। ठीक, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन, ये क्वेश्चन है कि क्या आर्मी जो है किसी नेशन को बना सकती है। 1848 के रिवोल्ट के बाद यूरोप में डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन जो है वो आगे चलने लगे। ठीक है, नेशनल सेंटीमेंट जो है वो कंजर्वेटिव्स के द्वारा आगे बढ़ाए गए, है ना। 1846 का जो रिवोल्ट है वो फेल हो गया। ठीक, तो जर्मनी और इटली की जो नेशन स्टेट्स के फॉर्म में यूनिफाइंग प्रोसेस है, जब आप इसे देखेंगे तो आप ये फील करोगे कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो मिडिल क्लास जर्मन्स में बहुत ज़्यादा थी, जिन्होंने 1848 में जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो रीजन्स थे उनको यूनाइट करने की कोशिश की। ठीक है, हालांकि ये कोशिश जो थी वो फेल हो गई। ठीक है, और इसके कारण बहुत से कि जो यूनाइटेड फोर्सेस थे उन्होंने, और जो रूसिया के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्होंने उसे सपोर्ट किया, और उसके बाद जो है प्रूशिया ने यूनिफिकेशन की लीडरशिप को जो है लिया। ठीक है, तो इस तरह से जो कहना चाहिए कि जर्मनी के यूनिफिकेशन की जो जिम्मेदारी थी वो प्रूशिया ने ली। ठीक है, अब यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, ठीक है, ओटो वन बिस्मार्क जो थे वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक, रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के। ठीक, तो ये प्रोसेस जो है उन्होंने रूशियन आर्मी की हेल्प से जो है वो शुरू की। ठीक, 3 वॉर्स हुई 7 ईयर्स में, और ये वॉर कौन कौन सी थी? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। ठीक है, ये 3 जो हैं वॉर्स हुई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और आखिर में ये जो ख़त्म हुई वो प्रूशियन विक्ट्री, यानी प्रूशिया जो था वो इसमें जीत गया, और इस तरह से जनवरी 1871 में यूनिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो। इस तरह से प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वो जो है वर्साइल्स में जर्मन एम्परर घोषित किया गया, तो जर्मन एम्परर बनाए गए। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज़ और है कि 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली जो थी, अब असेंबली में कौन कौन लोग थे? जर्मन स्टेट के प्रिंसेस, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, रूशियन मिनिस्टर्स जो इम्पोर्टेंट थे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क भी थे, वो पैलेस ऑफ वर्साइल्स के हॉल में इकट्ठे हुए, और कैसर विलियम फर्स्ट जो प्रूशिया के थे उन्हें जर्मन एम्पायर बना दिया। ठीक,
नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में जर्मनी ने क्या किया, प्रूशियन स्टेट पावर जो थी वो इसमें ज़्यादा डोमिनेंट रही। डोमिनेंट माने अधिकार, जो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, जिसका इम्प्रेशन ज़्यादा। ठीक है। जो नया राज्य बना, यानी जो न्यू कंट्री बना जर्मनी, उसमें जो है करेंसी, बैंकिंग, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज किया गया। ठीक है। अब प्रूशियंस ने जो स्टेप्स लिए थे और जो वहाँ की ट्रेडिशंस हैं, वो एक तरह से सारी जर्मनी के लिए क्या बन गए, एक एग्जाम्पल बन गए। समझ रहे हैं? तो इस तरह से 1871 जनवरी में जो है वो जर्मनी जो है वो यूनिफाइड हो गया। ठीक है। इसके बाद हमने जो आपको बताया था, नेक्स्ट बताया था मेकिंग ऑफ जर्मनी, यानी कि जर्मनी कैसे यूनिफाइड हुआ, ये समझ लीजिए आप। इसमें देखिए आपको 3 लोगों का नाम याद रखना है, गाइसेप मार्जिनी, किंग विक्टर एमानुएल सेकंड और चीफ मिनिस्टर काउंट केवोर। ठीक है। अब समझ लो, जर्मनी की तरह इटली के भी जो है वो पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की एक लंबी हिस्ट्री है। ठीक है। इटली जो था उसमें बहुत सारी किंगडम्स थी और हर किंगडम सेवरल डायनेस्टीज से रिलेटेड थी, या हम इसको मल्टीनेशनल डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है। तो इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। उनमें से केवल एक जो सर्डिनिया पिडमंट था वो केवल इटालियन प्रिंस से रूल होता था, अदरवाइज सारे का सारे जो थे वो अदर नेशन के रूलर से जो है वो रूल हो रहे थे। ठीक है। 1830 में गाइसेप मार्जिनी ने इटालियन रिपब्लिक को यूनाइट करने के लिए एक प्लान बनाया। ठीक। इसके अलावा उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी जिसको यंग इटली कहा जाता है वो बनाई, और 1831 और 1848 में जब उनका रिवोल्ट जो था वो फेल हो गया, तब सर्डिनिया पिडमंट जो था विक्टर एमानुएल सेकंड के अंडर में था, तो इसलिए इटालियन स्टेट्स को विक्टर एमानुएल सेकंड के लीडरशिप में जो है उन्होंने यूनिफाइड करने का तय किया। ठीक है। और ये किंग विक्टर एमानुएल सेकंड जो थे वो सर्डिनिया पिडमंट के रूलर थे। ठीक है। चीफ मिनिस्टर केवोर, अभी मैंने आपको बताया था, चीफ मिनिस्टर जो केवोर थे उन्होंने इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए एक मूवमेंट चलाया। ठीक है। अब चीफ मिनिस्टर केवोर जो थे वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे। वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स जो इटालियन थे, ठीक, वो उसी की तरह फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक। उनके फ्रांस से जो थे वो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे थे। ये मैंने आपको बता ही दिया कि वो ना तो रेवोल्यूशनरी थे और ना ही डेमोक्रेटिक थे। ठीक है। और इसके अलावा इसकी और अगर हम देखें तो गाइसेप गैरिबाल्डी ने जो है इस मुहिम को ज्वाइन किया। 1860 में वे साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में चले गए और लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट उन्होंने
ले लिया या उनको मिल गया। किसके लिए? स्पेनिश रूलर्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। 1861 में जो विक्टर एमानुएल सेकंड थे, उनको यूनाइटेड इटली का जो है वो किंग बना लिया गया। ठीक है, उनको इटली का किंग बना दिया गया। और इसके अलावा जो इटालियन पॉपुलेशन थी वहाँ पर इलिटरेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो लिबरल आइडियोलॉजी से या लिबरल आइडियोलॉजी के बारे में उनको कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, इसलिए यानी कि इसका एक एग्जाम्पल ये है कि ला इटालिया विक्टर एमानुएल की वाइफ थी, लेकिन उन्होंने इटालिया के बारे में कभी भी नहीं सुना था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वहाँ के पीजेंट जो थे, मासेस जो थे, उन्होंने गैरिबाल्डी को सदर्न इटली में इसीलिए सपोर्ट किया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इटालिया के बारे में सुना नहीं था। वो ये सोचते थे कि ला इटालिया जो है वो विक्टर एमानुएल सेकंड की वाइफ होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जर्मनी का यूनिफिकेशन पढ़ लिया, इटली का यूनिफिकेशन पढ़ लिया। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टेक स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब आप कहोगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों कहा गया? स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन इसलिए कहा गया है कि जो कहना चाहिए कि इसका जो यूनिफिकेशन हुआ था वो कोई लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस के द्वारा हुआ। कोई अचानक से कोई ऐसी घटना नहीं हुई, अचानक कोई ऐसा रिवोल्ट नहीं हुआ जिससे कि ब्रिटेन जो है वो यूनिफाइड हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स या आइडेंटिटीज हैं। कैसे हैं? इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ठीक है, जो इतने ग्रुप्स हैं, जितने भी मैंने आपको बताए, इनके अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं। लेकिन इंग्लिश जो है वो वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती रही। तो इस तरह से जो आइलैंड्स के दूसरे नेशंस थे उन पर उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ठीक, इंग्लिश पार्लियामेंट में वे जो पावर थी वो 1688 में मोनार्की से ले ली गई, यानी राजा से पावर ले ली गई और प्रोटेक्टेड जो कॉन्फ्लिक्ट था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इंग्लैंड जो है वो सेंटर में आ गया, ये आप समझ गए है ना। और इसके बाद जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट का जो कॉन्फ्लिक्ट था जो 14th सेंचुरी से चला आ रहा था, ठीक है, तो उस सब को देखते हुए 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया गया जो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में आया। ठीक है, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला करके ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक, क्लियर? तो ये आप याद रखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, क्योंकि आ जाता है ना अंडर विच एक्ट ऑफ यूनियन, अंडर विच एक्ट द स्कॉटलैंड वाज मर्ज्ड इनटू द इंग्लैंड। ठीक है, इसलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन जो है वो कहा गया। ठीक, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स ज़्यादा थे और ब्रिटिश आइडेंटिटी का मतलब होता है कि
स्कॉटलैंड का जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म कर दो। ठीक, कैथोलिक जो स्कॉटलैंड में रहते थे उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। ठीक है, स्कॉटिश जो लोग थे उनकी जो लैंग्वेज थी गाइलिक लैंग्वेज, वो नहीं बोल सकते थे। उनकी जो नेशनल ड्रेस थी वो नहीं बोल सकते थे, और बहुत सारे जो ऐसे लोग थे उनको ज़बरदस्ती जो है उनके घरों से बाहर भगा दिया गया। ठीक है, अब एक केस और है इसमें, केस ऑफ आयरलैंड। अब देखिए, केस ऑफ आयरलैंड में ब्रिटेन आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करता था। वुल्फटोन ने 1798 में रिवोल्ट किया यूनिफिकेशन के अगेंस्ट में, लेकिन उनका जो यूनिफिकेशन का जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है एक्ट ऑफ यूनियन 1801 लाया गया, जिससे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन को मिला दिया गया और उसको यूनाइटेड किंगडम कहा गया। ठीक है, उसको हमने यूनाइटेड किंगडम का नाम दिया। ठीक है, आयरलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। तो इंग्लिश जो लोग थे उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प की। ठीक है, और इस तरह से वो वहाँ पर कैथोलिक रिवोल्ट्स पर हावी हो गए। ठीक, और जब कैथोलिक रिवोल्ट्स हुआ तब उसको आसानी से दबा दिया गया। ठीक, ये 1798 में भी मैंने आपको बताया भी था, 1798 में हुआ था, और इस तरह से फोर्सिबली जो है आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में 1801 में शामिल कर लिया गया। ठीक, अब ब्रिटिश नेशन के सिंबल्स क्या क्या बन गए? वो बने आपके यूनियन जैक, ये ब्रिटिश फ्लैग बन गया, और नेशनल एंथम जो था वो गॉड सेव आवर किंग बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो ब्रिटेन है उसमें स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला करके एक सा जो है उनको बना दिया गया। ठीक है, अब बनाने के बाद एक नया नेशन जो आ गया यूनाइटेड किंगडम, उसको कहा गया। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल discuss about the visualizing nation and nationalism and imperialism. Okay, that's okay for today. Stay with us. Thank you.